Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Welcome to The Print. My name is Bismita Kane and I cover crime and security here at The Print. With me today is Abdul Wahid Sheikh, who was an accused in the 2006 July Mumbai train blast, but was acquitted after 9 years of incarceration. वाहिद साहब ने किताब लिखी है जिसका नाम है बेगुनाह कैदी। इस किताब जो उर्दू में लिखी गई थी पहले, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इनोसेंट प्रिजनर्स का लॉन्च कल इनोसेंस नेटवर्क संडे इवनिंग को हुआ था। इस किताब के जरिए वाहिद साहब हमें बताते हैं कि किस तरीके के टॉर्चर्स होते हैं, किस तरीके से कन्फेशन स्टेटमेंट्स के लिए प्रेशर डाला जाता है टेरर अक्यूज्ड को, और क्या जर्नी रही है। वाहिद साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपके लिए है कि इस किताब को लिखने के पीछे आपका मोटिवेशन कहाँ से आया था? क्या मोटिव था आपका? आपने क्या सोच के लिखा इस किताब? देखिए, बॉम्बे एटीएस ने हमें 2006 में अरेस्ट किया था। उसके बाद हमको जेल में डाल दिया गया। मेरे साथ को एक्यूज 12 को एक्यूज और थे जिनको मैं जानता नहीं था, लेकिन जेल जाने के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई और हमको ये रियलाइज हुआ जेल जाने के बाद कि हम सबको एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत एटीएस ने एक झूठे बॉम्ब ब्लास्ट केस में फंसाया है। तो इस केस में हमारे साथ जो हुआ पुलिस कस्टडी के दौरान, इलीगल कस्टडी के दौरान, जुडिशियल कस्टडी के दौरान, ये दुनिया वालों को पता नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि ये सारी बातें दुनिया वालों को बताई जानी चाहिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैसे काम करती है, कैसे जो है माइनॉरिटीज को, खासतौर से मुसलमानों को टारगेट करती है, उनको फंसाती है। और मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये था, मैं खुद उस केस में एक्यूज था, मैं खुद अथर रोड जेल में था। तो मैंने ये सोचा और उसके बाद मैंने जेल के अंदर बहुत तकलीफ के वो दिन थे, बहुत प्रेशर और स्ट्रेस था और कुछ सुविधा नहीं थी हमारे पास, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे लिखना है और मैं लिखता था और इलीगली उसके पेजेस को मैं सप्लाई करता था। कई बार ऐसा हुआ कि जो मैंने किताब के पन्ने लिखे थे वो सुपरिटेंडेंट आर्थर रोड जेल स्वाति साटे उसको छीन लेती थी, उसको फाड़ देती थी, उसको कभी वो जला देती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मेरा जो मकसद था कि इस किताब के जरिए से मैं दुनिया वालों को बताऊं कि हमारे साथ क्या जुल्म और नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है। और इस किताब के जरिए मैंने वो सारी बातें बताने की कोशिश की। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि वाहिद साहब जिस टाइम की आपकी अरेस्ट हुई थी उस टाइम पे आप साइंस के टीचर थे और उसके बाद आपने पढ़ाई और आपने जर्नलिज्म में एक डिग्री भी ली, आपने लॉ की भी एक डिग्री ली, आपने ये 9 सालों में आपने काफी पढ़ाई कर ली है। तो वाहिद साहब, आप हमें बताइए कि एक टीचर से लेके इस पूरे पुलिस और टेररिज्म के नेटवर्क में आप कैसे फंस गए इस पूरे चक्रव्यूह में? देखिए, ये जो जो बॉम्ब ब्लास्ट का केस है, ये पहला झूठा केस नहीं है। 2001 में बॉम्बे पुलिस ने मुझ पर उससे पहले भी एक केस झूठा लगाया था। 2001 में 27 सितंबर 2001 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सीमी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर बैन लगा दिया था। और उस बैन को जस्टिफाई करने के लिए पूरे देश में पुलिस ने जो है मुस्लिम नौजवानों को पकड़ करके जेल में डाला। यूएपीए के तहत उनको जो है जेल के अंदर अरेस्ट करके रखा गया। वो पहला केस मुझ पर 2001 में लगाया गया और उसमें मैं बेल पर बाहर आया। उसके बाद में चार्जशीट आई। उस केस को मैं पिछले 10-12 सालों से मैं ट्रायल फेस कर रहा था। तो पुलिस के रिकॉर्ड में झूठा मेरा नाम जो है सिमी एक्टिविस्ट या सिमी टेररिस्ट के नाम से जुड़ा हुआ था, लिखा हुआ था। और उस आधार पे उन्होंने जो है मुझे इस बम ब्लास्ट के केस में डाल दिया। आप देखिए, किसी मोहल्ले में अगर एक बड़ी चोरी होगी तो किसी एक आम आदमी को नहीं डालेंगे, वो उसी को डालेंगे जो छोटी मोटी चोरी पहले करता रहा है, ताकि लोगों को कन्विंस करने में आसानी हो कि देखो ये कल तक छोटी छोटी चोरी करता था, आज इसने बहुत बड़ी चोरी कर दी। हालांकि हम पर जो प्रीवियस केस था 2001 का, वो भी झूठा था, लेकिन लोगों को कन्विंस करने के लिए कि ये टेररिस्ट केस में पहले भी अरेस्ट हुआ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक था, इन्हीं लोगों ने ये ब्लास्ट किया है, इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया है। तो दूसरी बार मुझे इस केस में उन्होंने अरेस्ट कर दिया। ये जो वाहिद साहब, जो ये जुलाई में जब ब्लास्ट के बाद से लेकर सितंबर में आपको अरेस्ट किया गया था, इन महीनों के बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से मुंबई एटीएस ने आपसे क्वेश्चनिंग की थी, इंटरोगेशन किया था। कि आपको उस टाइम में जानकारी थी कि ये लोग आपको किस बारे में एक्चुअली क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कि आपको ये लोग ब्लास्ट के लिए अक्यूज मान के क्वेश्चनिंग कर रहे हैं?
देखिए 11 जुलाई 2006 को जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसी दिन से पुलिस ने फोन करना, मेरे घर वालों को फोन करके बुलाना, मुझे बुलाना शुरू कर दिया था। लोकल पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, स्पेशल ब्रांच ने, एटीएस ने कंटिन्यू मुझे बुलाया और जो 3 महीने का पीरियड है जुलाई से लेकर सितंबर तक, वो मुझे बार-बार एटीएस ऑफिस में बुलाते रहे, कभी टॉर्चर करते रहे, कभी लीगल डिटेन किया, कभी रिलीज किया, कभी धमकी दी और कभी जो है मुझे बहुत ज्यादा मेरे घरवालों को परेशान किया। और वो बेसिकली क्वेश्चन तो ब्लास्ट के बारे में ही पूछते थे कि आप इस ब्लास्ट के बारे में क्या जानते हैं बताइए, क्योंकि आपका नाम सिमी के लिस्ट में है, आप सिमी के, आपके ऊपर सिमी का केस है प्रीवियस, सिमी का केस है, वो झूठा केस है और मैं ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर पुलिस मुझे धमकी देती थी कि आप जो है एरिया छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जो है कभी एब्सकॉन्ड नहीं होंगे, आपके पास हमेशा जो है आप हमारे संपर्क में रहेंगे, आपके जेब में हमेशा 500 रुपये होना चाहिए ताकि अगर हम आपको कॉल करें तो आप कहीं भी हो बॉम्बे में, टैक्सी पकड़ के आपको एटीएस ऑफिस में आना है। तो मैं एग्री करता था, मैं स्कूल जाता था, वहां से मेरी हाजिरी उन्होंने एटीएस ऑफिस में लगाई, मैं स्कूल से एटीएस ऑफिस जाके हाजिरी लगाता था। तो 3 महीना मुझे वो बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में इंक्वायरी करते रहे, मैंने पूरा टोटल डिनाई किया, मैंने कहा मैं कुछ जानता नहीं हूँ और मुझे ये उम्मीद थी कि ये पुलिस वालों को मैं पूरी तरह कॉपरेट कर रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो है इंट्रोगेशन कर रहे हैं और जिस दिन उसको पता चलेगा कि इनका रोल नहीं है या जिस दिन उनको ओरिजिनल लोग मिल जाएंगे वो मुझे रिलीज कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब उनको ओरिजिनल लोग नहीं मिले तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे इस केस में अरेस्ट कर दिया। जी, जी। आपके साथ 12 और लोगों को चार्जशीट किया गया था मुंबई एटीएस ने और आप अकेले थे जिनको एक्विट किया था कोर्ट ने। तो आपके ऊपर ये इल्जाम लगी थी कि आपने पाकिस्तानियों को अपने घर में पनाह दिया था। तो आपको क्यों लगता है वाहिद साहब कि आप एक्विट क्यों हो गए और वो बाकी के 12 लोग अभी तक जेल में किस लिए हैं? देखिए बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर सॉरी 3 चीज़ों के ऊपर कन्विक्शन लगा है। एक पहली चीज़ है कन्फेशनल स्टेटमेंट, दूसरी जी, चीज़ है रिकवरी और तीसरी चीज़ है विटनेसेस के टेस्टिमनीज़ जो कोर्ट में हुई है। तो मेरे खिलाफ जो 2 चीज़ नहीं थी, आई मीन कन्फेशनल स्टेटमेंट को बहुत टॉर्चर कर रहे थे मुझे कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन कर दीजिए, लिखे हुए पेपर पे साइन कर दीजिए। लेकिन मैंने आखिरी वक़्त तक के ये कहा कि मैं मर जाऊँगा लेकिन कभी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि कन्फेशनल इज़ अ कन्विक्शन। कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर कोई व्यक्ति साइन करता है तो उसको जो है कन्विक्शन 100% लग जाता है। तो मैंने कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन नहीं किया, मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरी चीज़ जो रिकवरीज़ इन्होंने बताई है, जो दूसरे को एक्यूज़ के खिलाफ, किसी के खिलाफ जो है आरडीएक्स के ग्रैन्यूल्स बता दिए, आरडीएक्स के पार्टिकल्स बता दिए और लिटरेचर बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो पुलिस वाले कोई मेरे रिश्तेदार नहीं थे या मैं किसी पुलिस वाले का जवाई नहीं था, तो ये वो मेरे खिलाफ भी कर सकते थे। लेकिन मेरी वाइफ़ ने, जब मुझे इन्होंने अरेस्ट किया उसी दिन रात में 2 बजे उसने जो है टेलीग्राम कर दिया पूरे हर जगह पर कि इनको उठाकर लेकर गए हैं और हमारी जो चाबी है, फ्लैट की चाबी पुलिस वालों के पास, एटीएस वालों के पास है, तो दे कैन प्लांट एनीथिंग इन आवर हाउस। इस तरह से उसने टेलीग्राम कर दिया, तो उस टेलीग्राम की वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे घर पे कोई झूठी रिकवरी नहीं दिखाई। तीसरी चीज़ जो मेरे खिलाफ विटनेस था, पूरे चार्जशीट में जो 10,000 पेज की चार्जशीट है, उसमें मेरे खिलाफ सिर्फ एक ही विटनेस था, जो मेरा रिलेटिव था, मेरा साडू था, यानी मेरी बीवी की बहन का हस्बैंड। तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके उससे स्टेटमेंट ले लिया गया था, 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया गया था। लेकिन जब कोर्ट ने टेस्टिमनी के लिए उसको बुलाया, तो उसने कहा कि साहब ये सब गलत है और ऐसा वाहिद के घर पे कोई पाकिस्तानी नहीं आया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तीनों चीज़ें चली गई, ना कन्फेशन है, ना रिकवरी है, ना कोई विटनेस है। तो कोर्ट को मजबूर होके मुझे जो है एक्विटल देना पड़ा। लेकिन मेरे जो एक्यूज है, जो बेगुनाह है, जो मुझसे ज्यादा बेगुनाह है, उनके खिलाफ कन्फेशन था झूठा, उनके खिलाफ झूठी रिकवरी थी, उनके खिलाफ झूठे विटनेसेस थे। इसलिए कोर्ट ने उस झूठी जो है सबूत की बुनियाद पर सबको सजा दी, जो कि बहुत ही अफसोसनाक। जी। वाहिद साहब आपने काफ़ी वक़्त गुज़ारा, ये जो 12 बाकी के लोग थे, आप उनमें से शायद एक को ही जानते थे पहले से, बाकियों को आप नहीं जानते थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी के 12 लोग इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं? आप किस बुनियाद पे ये बेस करते हैं? ये बुनियाद तो जो है एटीएस की स्टोरी ही है। जैसे एटीएस की स्टोरी ये कहती है कि मैं सबको जानता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ ना कि मैं किसी को नहीं जानता सिवाय एक के।
एटीएस की स्टोरी ये कहती है कि हमारे मेरे फ्लैट पर सबकी मीटिंग होती थी, तो मैं जानता हूँ कि मेरे फ्लैट पे कभी मीटिंग हुई नहीं, तो ये भी झूठा है इनका क्लेम। एटीएस की स्टोरी ये है कि मेरे फ्लैट के ऊपर पाकिस्तानी आया और इंडियन एक्यूज ने उनको लेकर आया और उनको सेफ पैसेज देकर वापस उनको लेकर गए। तो मैं जानता हूँ कि मेरे घर पे कोई पाकिस्तानी आकर कभी रुका नहीं। तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी सुनने के बाद ही समझ में आता है कि ये पूरी झूठी स्टोरी है और ये जो मेरे साथ बेगुनाह जो 12 लोग हैं वो भी झूठे हैं। अभी अगर कोई कहे कि भाई हम दोनों ने मिलके कोई मर्डर किया है, तो मैं जानता हूँ कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है आपने भी मेरे साथ मर्डर नहीं किया है, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जहाँ मैं बेगुनाह हूँ वैसे ही आप भी बेगुनाह है। ये एटीएस की स्टोरी झूठी है। यही स्टोरी के आधार पर मैं दावे से ये कहता हूँ और बार बार ये कहता हूँ। अच्छा, मैंने उनका कैरेक्टर देखा है, 9 साल में उनके साथ रहा। टेररिस्ट का कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग लॉ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें कुछ डॉक्टर है जो अंदर मरीजों की मदद करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल जो है नेता टाइप के लोग हैं जो लोगों को जो है स्पिरिचुअल जो है एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत अच्छे काम वो कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, सोसाइटी में रहने के लायक लोग हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और वो मेरी अंदर इतनी मदद करते थे, इंसानियत के नाते मैं उनकी मदद करता था। तो ये सारे आधार है जिसकी बुनियाद पर मैं दावे से कहता हूँ कि वो बेगुनाह है। जी, वहीद साहब, अगला सवाल मेरा आपके लिए ये है, आपने मेंशन किया कि कन्फेशन स्टेटमेंट्स टॉर्चर के थ्रू, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, डार्क सेल्स, इनके थ्रू लिया जाता था। तो आपने कन्फेशन स्टेटमेंट साइन नहीं किया लेकिन बाकी लोगों ने कर दिया। क्या कुछ वक्त और अगर आप उस सेम दौर मतलब जेल में अगर आपके साथ टॉर्चर होता तो आप भी उस लेवल पे पहुंच गए थे कि आप साइन कर देते, या आपने? हाँ, देखिए मैं कोई इंसानों से उठ कर के कोई चीज़ नहीं हूँ। मुझे भी जब मारा जाता है तो मुझे भी दर्द होती है, मुझे जब टॉर्चर किया जाएगा तो मुझे भी खून निकलता है। तो मुझे भी बहुत मारा जा रहा था, मुझे भी खून निकल रहा था और मैं भी एक वक़्त पर ऐसा ऐसा मैंने आके हौसला छोड़ दिया था कि मैं अब तो बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं साइन कर दूँगा। लेकिन जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, अरुण संभाजी खानविलकर, ये एटीएस का पुलिस इंस्पेक्टर था। वो जब मुझसे इंट्रोगेशन करता था, जब वो मुझसे टॉर्चर करता था, जब वो मुझसे कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन करने के लिए कहता था, तो मैं उसे बार-बार यही कहता था कि कन्फेशनल स्टेटमेंट का मतलब मैं जानता हूँ और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट कन्विक्शन है एक तरह से, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं साइन नहीं करूँगा। तो वो जाकर के अपने हायर अथॉरिटी को, बड़े पुलिस वालों को कहता था कि वाहिद जो है साइन करने के लिए तैयार नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन साइन नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है उसको मारने का कोई मतलब नहीं है, वो एक छोड़ दो। एक दूसरी चीज़ ये कि वो कोर्ट के अंदर ऐसा आर्गुमेंट रखना चाहते थे, उनको पता था कि हम इन लोगों से टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट ले रहे हैं, हो सकता है कि कल ये सारे एक्यूज़ कोर्ट में खड़े रह के कंप्लेंट कर दें, जैसा कि हम लोगों ने किया। तो उस वक़्त 1-2 लोगों का अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हम ये आर्गुमेंट रख सकते हैं, प्रोसिक्यूशन ये आर्गुमेंट रखेगा कि साहब देखिए हमको अगर टॉर्चर के ज़रिए कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर लेना होता, तो हम 13 लोगों का लेते। लेकिन हमने सिर्फ 11 लोगों का कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी से दिया और वाहिद ने कन्फेशनल स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, इसलिए हमने उसका नहीं लिया। अगर हम टॉर्चर करना चाहते तो वाहिद को भी टॉर्चर करके उसका भी कन्फेशनल स्टेटमेंट ले सकते थे। तो ये आर्गुमेंट कोर्ट के सामने पुट अप करने के लिए, अपना एक सेफ साइड में मेंशन करने के लिए उन्होंने जो है कहा कि ठीक है वाहिद का नहीं लेते, छोड़ देते हैं इसको, बाद में ये आर्गुमेंट कोर्ट में काम आएगा। और यही आर्गुमेंट जब हमने कंप्लेंट किया तो यही आर्गुमेंट एटीएस ने जो है कोर्ट के सामने पुट अप किया। जी, वहीद साहब, आप हमें थोड़ा सा टॉर्चर के बारे में, जिस तरीके का टॉर्चर किया जाता है कन्फेशन स्टेटमेंट निकालने के लिए, जो टेरर अक्यूज्ड है उनके साथ जेल अथॉरिटीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और इनफैक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर्स जहाँ पे आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कोर्ट जाने के लिए, उनके बर्ताव के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएंगे। देखिए जो जो हॉस्पिटल्स में हमको ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हर जो है 24 घंटे में या कम से कम 48 घंटे में जो पुलिस कस्टडी में जो प्रिजनर्स है उनको जो है उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के सामने पेश किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के नजदीक ये था कि भाई अगर किसी को टॉर्चर कर रहे हैं या टॉर्चर करके उसको कन्फेशन स्टेटमेंट वगैरह ले रहे हैं, तो जब वो मेडिकल ऑफिसर के सामने वो जाएगा तो उसकी बॉडी के टॉर्चर पार्ट सामने आ जाएंगे और वो एक्यूज जो है डॉक्टर को बोल सकता है,
वो अगर मेंशन कर दे तो कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ जाएगा, कोर्ट उसकी इंक्वायरी करा सकता है, कन्फेशन स्टेटमेंट उसका रुक जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसका टॉर्चर रुक जाएगा। ये नेक मकसद के तहत वो ऑर्डर दिया गया था, लेकिन ये नेक मकसद पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो टॉर्चर करने वाले लोग हैं, जो एटीएस के ऑफिसर्स है, वो पहले डॉक्टर के पास ले जाने से पहले धमकी देते हैं कि आपको डॉक्टर के सामने कुछ नहीं बोलना है। पूरा फुल स्लीव जो है शर्ट पहनाकर और यहाँ पर पूरा बटन लगाकर और पूरे जो है मोजे पहनाकर उनको लेके जाते हैं, ताकि हमारे हाथ के ऊपर जो टॉर्चर का निशान है वो भी उनको नजर नहीं आए। दूसरा, वो डॉक्टर से केस से हमको जो है 2-3 कम से कम 8 से 10 फुट फीट दूर रखते हैं, ताकि हम जो है डॉक्टर को स्लोली या उसके कान में भी कोई कंप्लेंट ना कर सके। और वो जाते के साथ जैसे ही हमको डॉक्टर के सामने प्रोड्यूस करते हैं, वो ये कहते हैं कि एंटी नेशनल है, टेररिस्ट है, बॉम्ब ब्लास्ट केस का बहुत बड़ा जो है आरोपी है, तो साहब हमारे पास टाइम नहीं है, इसको कोर्ट ले जाना है, आप जल्दी से जो दे दो। और वो डॉक्टर जो है नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर एनएडी लिख देता है। एनएडी का मतलब होता है नो नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड, और बस उसपे वो साइन कर देता है, वो चेक भी नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को बुर्का पिला कर ले जाते हैं, तो वो बुर्का भी हटाकर नहीं देखता है। तो एक तो ये डॉक्टर्स का रवैया है। जेल वालों का रवैया भी अच्छा नहीं था। जो सुप्रिंटेंडेंट स्वाति साठे थी, अतरोड जेल की सुप्रिंटेंडेंट, वो एटीएस से मिली हुई थी। एटीएस का जो पुलिस ऑफिसर है विजय सालस्कर, वो उसको भाई मानती थी, उससे राखी बंधवाती थी, तो राखी बांधती थी उसको। और वो हमेशा जेल में आता था, हमको जेल में लालच देता था, बिना परमिशन, कोर्ट के परमिशन के, बिना किसी रिकॉर्ड को मेंशन किए हुए, बिना साइन किए हुए वो जेल के अंदर आ जाता था और हमको बुला करके वो हमको लालच देता था, कभी धमकी देता था, कभी डराता था। और ये खुद बैठ करके उसका सपोर्ट करती थी, और वो ये कहती थी कि जो विजय सालस्कर साहब कह रहे हैं उसको मान लो, वरना मैं आपको जेल में तकलीफ दूंगी। और हम लोगों ने जब रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है अप्रूवर बनने के लिए तैयार नहीं। विजय सालस्कर जो जेल में आता था वो बेसिकली हमको अप्रूवर बनाने के लिए आता था। अप्रूवर ये होता है कि गवर्नमेंट का साक्षी बन जाइए आप, और आप जो है अपने को एक्यूज के बारे में गवाही दे दीजिए, तो आपको इसके बदले में जो है प्रोसिक्यूशन आपको ढील दे देगा, आपको जो रिलीज कर दिया जाएगा इमीडिएटली। तो हम लोग अप्रूवर बनने के लिए इनकार कर देते, तो बाद में स्वाति साठे हमको जेल में तकलीफ देती थी, हमारे लेटेस्ट जला देती थी, हमारे कपड़े जला देती थी, हमको मारती थी। और फिर जो है 2008 में हमको उसने अलार्म करके बहुत ज्यादा मारा, हमारे हाथ पैर सब तोड़ दिए। तो ये सब जो है फैक्ट है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। लेकिन अफसोस के खिलाफ एफआईआर भी हुई, 24 जेल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और इन लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने स्टे भी लेकर आए हैं। तो बेसिकली जो आपका सवाल है, इसमें जो है जेल के डॉक्टर हो या सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हो या जेल का सुप्रिंटेंडेंट हो या जेल की पुलिस हो, ये सब जो है एटीएस से या बॉम्बे पुलिस के साथ, सिटी पुलिस के साथ नेक्सस होता है। और ये सब मिल करके यूएपीए के तहत जो अरेस्टेड लोग हैं या टेररिस्ट केस के अंदर जो अरेस्टेड लोग हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, और ये टॉर्चर आज भी जारी है। किस आप थोड़ा सा मैं डिटेल में अगर हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, किस तरीके का टॉर्चर होता है जेल में? क्या वो टॉर्चर एक नॉर्मल चोर चकैती करने, पिक पॉकेटिंग करने वाले इंसान का और एक टेरर अक्यूज के अलग अलग होते हैं ये टाइप के टॉर्चर जेल में? देखिए, जो टॉर्चर होता है बेसिकली, चाहे वो जेल हो चाहे वो पुलिस कस्टडी हो, उसमें जो आमतौर पे जो चोर चमार होते हैं या जो छोटे मोटे रेप केस में या इस तरह के केसेस में आते हैं, उनका टॉर्चर अलग होता है। लेकिन जो टेररिस्ट केस में जिनको अरेस्ट किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनका जो टॉर्चर है वो 4 प्रकार का है, 4 तरह का है। फर्स्ट डिग्री टॉर्चर, सेकंड डिग्री टॉर्चर, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री टॉर्चर में वो जो है ह्यूमिलिएट करते हैं, आपको नंगा करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको जो है धमकियां देते हैं, डराते हैं। और सेकंड डिग्री में फिर आपको मारते हैं, आपके हाथ और पैर पे पट्टे से मारते हैं, आपको स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको जो उल्टा लटका देते हैं, आपके जो है एनएस के अंदर जो है डंडा घुसा देते हैं, आपको बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा जाता है, खाना नहीं देते, सोने नहीं देते। और जो थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है, उसमें वो प्राइवेट पार्ट पे जो है शॉक्स देते हैं, वो आपके निपल्स पे, वो आपके प्राइवेट पार्ट पे जो शॉक देते हैं। और इतना शॉक देते हैं कि वाटर बोर्डिंग करते हैं, उल्टा लटका के आपके नाक में और मुंह में और आंख में जो कान में पानी बाहर डाला जाता है पाइप से। और इतना ज्यादा होता है कि आदमी बेहोश हो जाता है, आदमी को लगता है कि बस वो मरने वाला है और अब मरने के करीब है। तो वो चाहता है कि वो जिंदा रहना चाहता है, वो जिंदगी की भीख मांगता है, वो कहता है कि ठीक है, आप जो कहेंगे, जहां साइन करने के लिए कहेंगे, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई कैदी इससे भी बच जाता है,
कोई स्ट्रांग है और कोई उनके बातों में आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो 4th डिग्री का टॉर्चर इस्तेमाल करते हैं। और 4th डिग्री टॉर्चर में वो फैमिली मेंबर्स को लाकर टॉर्चर करते हैं। वो उसके भाई को लाएंगे, उसकी माँ को लाएंगे, उसकी बीवी को लाएंगे और फिर वो कहेंगे कि देख तेरे भाई को हम मारेंगे, तेरी माँ से और तेरी बीवी के साथ हम रेप करेंगे। ये सब हमारे केस में हो चुका है, हमने सबकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड फाइल की है। तो ये जब 4th डिग्री टॉर्चर होता है तो ये सारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री है वो उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। आदमी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 4th डिग्री टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करता, वो टूट जाता है। और एटीएस वाले जहां साइन करने के लिए बोलते हैं, जिस पेपर पे साइन करने के लिए बोलते हैं, जो ऑफेंस कबूल करने के लिए बोलते हैं, वो कबूल कर लेता है और इस तरह से उसको कन्विक्शन आगे चल के मिल जाता है। एक केस बन जाता है। कन्फेशन स्टेटमेंट के बाद मुंबई एटीएस के पास एक पार्ट आ जाता है पूरे केस को अपना प्रूफ करने के लिए कि ये टेरर एक्यूज थे या फिर इन्होंने कराई थी। जी वाहिद साहब, आपसे एक और बात पूछनी थी। ये जितने भी लोग आपने पहले शुरुआत में मेंशन किया था, सिमी के साथ एसोसिएशन मान के इन लोगों ने मुसलमानों को, जो मुस्लिम यूथ है, मुसलमानों को काफी ज्यादा उन्होंने जेल में बंद किया गया था। आपको क्या लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें भी ये मतलब सेम चीजें हो रही है कि माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है इन एंटी टेरर लॉज के अंदर? देखिए, अभी कल ही लखनऊ में यूपी एटीएस ने 2 मुसलमानों को पकड़ा है और उनकी जो स्टोरी है मोर और लेस हमारी एटीएस की स्टोरी से मिलती जुलती है। लखनऊ एटीएस ने कहा है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो आईएसआई अलकायदा के हैं। जी, लखनऊ एटीएस ने बोला है कि वो अलकायदा के, हाँ, वो अलकायदा के हैं और ये एक इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट है, इनके ताल्लुकात इंटरनेशनली है और इनके पास प्रेशर कुकर बॉम्ब मिला है। तो प्रेशर कुकर बॉम्ब की थियरी पहली बार एटीएस ने हमारे केस में प्लांट किया था और बताया था कि प्रेशर कुकर में बॉम्ब रख करके फोड़े गए हैं। लेकिन प्रेशर कुकर कहाँ से खरीदा गया, प्रेशर कुकर के मालिक का स्टेटमेंट कहाँ है, प्रेशर कुकर जो एक रिमेनिंग है वो कहाँ है, वो सब कुछ एटीएस ने गायब कर दिया और ये पूरी थियरी बोगस थी। तो कल जैसे ही मैंने स्टोरी पढ़ा वो, तो मुझे पूरा समझ में आया कि ये पूरा बोगस है और ये वही रिपीटेशन है जिस तरह हमको फंसाया गया है। तो आज भी ये हो रहा है यूएपीए के नाम पर, जो 2001 के बाद से यूएपीए केसेस के अंदर सीमी के नाम पर जिन लोगों को अरेस्ट किया है, मैं अभी उसकी पूरा रिसर्च कर रहा हूँ और मैं एक-एक चीजें अपने यूट्यूब चैनल में पेश करके बता रहा हूँ कि जो यूएपीए केसेस के अंदर मुसलमानों को पकड़ के उनके खिलाफ ट्रायल चला, 10 और 12 और 15 साल के बाद वो सारे केसेस एक्विटल हो गए। तो मैं सारे जजमेंट के साथ और सारे 1 बाय 1 एक्यूज के साथ उसका जो एनालाइज कर रहा हूँ और अपने चैनल के जरिए वो बता रहा हूँ कि, और आप देखिए वो जो केसेस है जिसकी बुनियाद पर ट्रिब्यूनल में वो सारे केसेस को पुट अप किया गया और ट्रिब्यूनल में कहा गया कि सिमी जो है अनलॉफुल एक्टिविटी अभी भी कर रही है, इसलिए उसको बैन एक्सटेंड किया जाए। लेकिन बाद में चल करके वो सारे केसेस मोर और लेस सारे केसेस जो है एक्विटल हो गए। तो वो बैंड वो केसेस भी गलत थे और जो बैंड लगाया गया है वो भी गलत था। तो ये सारी चीजें आज भी हो रही है, बस चेहरे बदल रहे हैं, तरीका बदल रहा है, लेकिन आज भी मुसलमानों को सताया जा रहा है, मैं ये मानता हूँ। जी वाहिद साहब, आपकी किताब में आपने आपका एक चैप्टर है नार्को टेस्ट के ऊपर, आप हमें थोड़ा उस बारे में बताएंगे? उसमें आपने मेंशन किया था कि कैसे आपके नार्को टेस्ट को मैनिपुलेट किया गया था और जिन डॉक्टर ने किया था उनको फायर भी कर दिया गया था बिकॉज उनकी डिग्री के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम थी। बेंगलुरु में एफएसएल है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसकी डायरेक्टर है डॉक्टर एस मालिनी। वहां हमको बॉम्बे से बेंगलोर लेकर गए थे और हमारा जो है नार्को टेस्ट किया जाने वाला था। नार्को टेस्ट से 24 घंटा पहले आपको खाना पीना देने से बंद कर दिया जाता है। आपके ऊपर बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तभी जो है डॉक्टर आपको नार्को टेस्ट करने की इजाजत देता है। ये सारी चीज करने के बाद वो हमको वहां लेकर गए और वहां पर डॉक्टर एस मालिनी के सामने हमको पेश किया गया। मैंने कहा मैडम, ये डॉक्टर पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपका नार्को टेस्ट है, अगर आपका नार्को टेस्ट में आपने सब सच बोल दिया और उसमें कुछ नहीं निकला तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ मैडम, आप जल्दी जल्दी मेरा नार्को टेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जो मैं होश में बोल रहा हूँ वही नार्को टेस्ट में भी बोलूंगा। तो उसने कहा कि आप जो है अभी नार्को टेस्ट में आप बेहोश नहीं होंगे, बल्कि आपको थोड़ी सी नींद आएगी और आप बोलेंगे। तो उसने मुझे जो है इंजेक्शन दिया, उसके बाद थोड़ा सा मुझे नींद आने लगी। उसने मुझसे 2-4 क्वेश्चंस पूछे
और वो क्वेश्चंस जो है मैंने जो सही सही जवाब थे उसको दे दिया, लेकिन बाद में मेरे को एक्यूज के साथ भी ऐसा हुआ था, बाद में हमको वो सीडी दिखाई गई, तो वो जो क्वेश्चंस और आंसर्स थे वो सारे के सारा एडिटेड था। जैसे मुझसे ये पूछा गया कि भाई आप जो बॉम्बे एटीएस क्राइम ब्रांच एटीएस की जो कस्टडी में है, तो उस आपके आसपास सेल में कौन लोग है? तो मैंने बताया सबके नाम के, उसमें जो है साजिद है, उसमें एहतशाम है, उसमें माजिद है, नाम बताया जो मेरे को एक्यूज के नाम थे। तो जब वो सीडी आई तो उसमें ये लिखा हुआ था कि बॉम्ब ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी में आपके साथ कौन-कौन था, या जो बॉम्ब ब्लास्ट की जो मीटिंग हुई थी, जो पाकिस्तानी आपके घर आए थे उसके साथ कौन-कौन आया था। इस तरह से किसी को पूछा गया कि भाई 6 के बाद क्या आता है? तो उसने कहा 7 आता है। सवाल रखा गया कि भाई कितने बॉम्ब ब्लास्ट आपने किए? उसका जवाब है 7। किसी को पूछा गया कि भाई जो है आपने बॉम्ब ब्लास्ट कैसे किया? यानी रिमोट कंट्रोल की मदद से किया या टाइमर की मदद से किया? उसने कहा हमने नहीं किया। तो उसको पूछा गया अच्छा ठीक है आप बताइए टीवी कैसे चलता है? तो उसने बताया रिमोट कंट्रोल से। तो सवाल ये रखा गया कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट कैसे किया? जवाब में बताया गया कि रिमोट कंट्रोल। इस तरह से पूरा जो है मैनिपुलेट करके वो जो है नार्को टेस्ट हुआ, उसकी सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई और वो दिखा करके एटीएस वाले मीडिया को और गवर्नमेंट को जो है इम्प्रेस करने लगे और हमको दिखा करके हिप्नोटाइज करने लगे कि देखो आप लोगों ने नार्को टेस्ट में सब कुछ एडमिट कर लिया है, अब जो है आपको कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा, आपको साइन करना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा गिल्ट कि आप ही लोगों ने ब्लास्ट किया और किसी ने नहीं किया है। इस तरह से बाद में वो उसके खिलाफ जो है इंक्वायरी बैठी और पता चला कि जो डॉक्टर एस मालिनी है उसने फेक डिग्री लेकर के अपने नाम और एज के साथ छेड़छाड़ करके ली थी, बाद में उसको निकाल दिया गया, एफआईआर हुई और एक लंबा चौड़ा केस उसके साथ चला है। कई कई केसेस में उसने सीडीज के साथ, नार्को सीडीज के साथ छेड़छाड़ की, ये बात भी सामने आई है। तो वो पूरा का पूरा बोगस है। तो इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर आप ये समझते हैं कि नार्को केस में सच आ जाएगा और आप बेगुनाही आपकी साबित हो जाएगी और आप छूट जाएंगे, तो कभी भी आप जो है भूल से भी नार्को टेस्ट के लिए कंसेंट मत दीजिए। जी, जी। वाहिद साहब, ये जो 9 साल आप जेल में रहे, जब तक 2015 तक, उन 9 सालों में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और अभी क्या बदलाव है आपकी लाइफ में? देखिए, जो जो नज़रिया है जो स्टेट को देखने का, पुलिस को देखने का और जो सिस्टम या जो जो लॉज़ हैं हमारे उनको देखने का, वो नज़रिया हमारा बहुत बदल गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो आईपीसी, सीआरपीसी और जो कानून है उसके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी गई है। उनको पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे ये सारी चीज़ें तो है तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती, किसी बेगुनाह को फँसाया ही नहीं जा सकता। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, सब किताबों में लिखा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। हम ये समझते थे कि बम ब्लास्ट के केस में कम से कम पुलिस जो है चीटिंग नहीं करेगी, किसी बेगुनाह को नहीं डालेगी और कोशिश करेगी कि ओरिजिनल लोगों को डाले, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर बेगुनाहों को डालेगी तो ओरिजिनल लोग बाहर रहेंगे और वो ये काम करते रहेंगे। लेकिन ये भी भ्रम हमारा चला गया, उन्होंने हमको डाल दिया और जो लोग करने वाले थे बाहर रहे, बाद में वो करते रहे। तो और ये जो बायसनेस है, जुडिशरी का बायसनेस भी हमारे सामने आया कि हम लोग इतनी एप्लीकेशंस करते थे, 100 एप्लीकेशंस करते थे तो 99% हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती थी, कोई एक एप्लीकेशन हमारी अलाउ की जाती थी। तो हम यूज्ड टू हो गए थे, हम कोई भी एप्लीकेशन करते थे हमको पता था कि रिजेक्ट होने वाली है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट का नाम सुन के, एमसीओसी का नाम सुन के, यूएपीए का नाम सुन के और मुस्लिम नाम सुन के जज जो है उसके फेवर नहीं करते, तो उसके भी हम आदी हो गए थे। तो एक तो ये चीज़ हुई कि हमारा जो 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 सत्ता है, जो हुकूमत है या स्टेट है या जुडिशरी है या पुलिस है या कानून है, उसको देखने का नज़रिया बदल गया। दूसरा ये कि अंदर रह करके हमने फिर अपने आप को जो है मजबूत किया कि हमने कहा नहीं हम हौसला नहीं हारेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम पढ़ाई करते रहेंगे। फिर हमने पढ़ाई जारी रखी, फिर हमने जो है फाइट जारी रखी कि हम एटीएस से नहीं डरेंगे, हम एटीएस से लड़ते रहेंगे, आखिर दम तक लड़ते रहेंगे। हमने आरटीआई किया, हमने कंप्लेंट फाइल की, हमने एप्लीकेशन किए और हम लड़ते रहे आखिर वक़्त तक के हम एक रहे। इस केस में सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि 13 एक्यूज़ जो एक-दूसरे से कभी मिले नहीं थे, लेकिन अंदर मिलने के बाद वो एक रहे और एक साथ उन्होंने जो इस केस को फाइट किया। ऐसा नहीं था कि एक अलग बोलता था, वो अलग बोलता था। सब एक ही बात एक वक़्त पे बोलते थे। हमने नो फेथ दिया कोर्ट को कि हमको आप पे भरोसा नहीं है, ये जज को चेंज किया जाए, ये जज हमारी कोई बात सुनती नहीं है, ये सिर्फ एटीएस की बात सुनती है। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि उस जज को हटा दिया गया और एक दूसरा जज हमारे सामने लाया गया। तो आपका जो सवाल है कि भई क्या चेंजेस हुए हैं? अभी कल तक मैं एक प्राइमरी टीचर था, लेकिन आज एक वकील भी हूँ।
आज मैं एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, एक ऑथर हूँ। उसमें मैंने बहुत सारी किताबें और बाहर आने के बाद लिखी है। तो ये चेंजेस हालात के साथ हुए। वही तो, आपको किसी तरह का कॉम्पेंसेशन दिया गया था स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से माफी मांगी गई थी आपसे कि आपकी जिंदगी के 9 साल? सरकार ने अभी तक के तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया, सरकार ने कोई माफी नहीं मांगी। सरकार मतलब अभी भी कंफ्यूज है। उसने आज तक मेरा जो एक्विटल का केस है उसको आज तक चैलेंज नहीं किया। 6 साल हो रहे हैं, उनका लिमिटेशन पीरियड भी खत्म हो चुका है, वो चैलेंज भी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कि वो माफी मांगे, कंपनसेशन दे या जो है रिहैबिलिट करे, आज तक सरकार ने ऐसा नहीं किया। बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन 2019 में आया है, जिसमें नोटिफिकेशन में आज भी मेरा नाम लिखा हुआ है कि ये सिमी का टेररिस्ट है और ये 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट केस में कन्विक्ट है। मुझे दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया पिछले साल कि इसका नाम इस टेररिस्ट लिस्ट से निकाला जाए और वो नोटिफिकेशन को करेक्ट किया जाए। लेकिन आज तक के वो नोटिफिकेशन आज भी इंटरनेट पे एज इट इज है, मेरा नाम टेररिस्ट लिस्ट से नहीं निकाला है। आपकी किताब बेगुनाह कैदी इंग्लिश में आ गई है, हिंदी में आ गई है, अभी कई और लैंग्वेजेस में आएंगी। कौन से मैं मराठी में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है और साउथ इंडिया में कन्नड़ जबान के अंदर, मलयालम के अंदर, गुजराती के अंदर, बंगला के अंदर और कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी जबान है, कई जबानों में लोग काम कर रहे हैं। लोग ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम उसको ट्रांसलेशन करेंगे और मैं अब जो है बाहर भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अरबी में भी ये किताब आ जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, द प्रिंट से बात करने के लिए। जी शुक्रिया। द प्रिंट के लिए बिस्मित तास्किन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया पे हमें जरूर फॉलो